हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वीकली राउंड अप। सो दिस इज मी प्रवीण चौबे। आ गए हैं इस वीक के एक नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ। तो हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 1 वीक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे पहला कि आत्मनिर्भर इन डिफेंस प्रोडक्शन। ये कह सकते हैं यूपीएससी मेंस में हो, प्रीलिम्स में हो या वन डे एग्जाम आप एसएससी या बैंक पीओ दे रहे हैं, हर जगह पे यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं अबाउट डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में। सेकेंड है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। हम कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, इस बात का सबूत यह है कि हम लोग ने एक इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सेटअप किया हमारी कंट्री में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इससे पता चला हमारा जो टेक्नोलॉजी है डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो कितना आगे बढ़ चुका है। और तीसरा हम लोग न्यूज़ बात करेंगे जो कि है बेटियां बने कौशल। एक नया प्रोग्राम गवर्नमेंट की, एक नई इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आया है, जिसमें कि हमें विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आत्मनिर्भर इन डिफेंस प्रोडक्शन। देखिए टॉपिक से ही पता चल रहा है कि आत्मनिर्भर मतलब हो गया कि हम अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको खुद से बनाएं। ठीक है, जो हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट है उसको ना हम इंपोर्ट करें, बल्कि हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएं उसको। तो आत्मनिर्भर बनना, हम किसी से खरीदेंगे नहीं। हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो मैन पावर है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर काम करेंगे और अपने कंट्री को एक नेशन ऐसा बनाना है जिसका सारे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो हमारी कंट्री को देखें एज अ लीडर। ओके, तो आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर होना है, चाहे वो कि एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, या आप बात कर सकते हैं डिफेंस में कहीं भी कोई भी सेक्टर को, सब जगह पे हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग बात करेंगे न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। उस ये रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ इसमें बताता है कि हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा कर रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड के बेसिस पे रिपोर्ट आता है, इसमें बताता है कि कौन कंट्री कितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे उतना अपना खर्चा कर रहा है। तो इसमें हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, इंडिया क्या रैंक रहा और इंडिया के आसपास के जो कंट्री है नेबरहुड लाइक चाइना, पाकिस्तान, इनका क्या एक्सपेंडिचर इंडिया के कंपेरिजन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जिससे हमें पता चलता है कि हम डिफेंस वाइज में कितना स्ट्रांग बन रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी इंडिया रैंक 4th अमंग 12 इंडो पैसिफिक नेशन। अब यहाँ पर इंडो पैसिफिक नेशन आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रीजन बन जाता है अगर जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ से बात करें, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड के पॉलिटिक्स हो रहे हैं वो या तो आप कह सकते हैं अरबियन पेनिनसुला में हो रहा है या इंडो पैसिफिक रीजन में हो रहा है। और इंडो पैसिफिक रीजन हमेशा से इस बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा है जहाँ पर सी रूट एक इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेड करने के लिए, चाहे वो यूएस हो, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ये सारे कंट्री इंडो पैसिफिक रीजन में अपना डोमिनेंस करना चाहते हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन, खासकर ये बात को ध्यान रखना कि ये सारे कंट्री अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं मिलिट्री वाइज। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडिया में जो टोटल नंबर 12 कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक लोकेशन में, उसमें इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, 4th आया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 4th रैंक है आउट ऑफ 12 कंट्रीज इन सेल्फ रिलायंट आर्म प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। सेल्फ रिलायंट मतलब कि हम किसी से कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे कंट्री में जो भी रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट हैं उसको यूज करके, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके, जो हमारे पास मैन पावर उसको यूज करके हम एक नए डिफेंस इक्विपमेंट को बना रहे हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रिलायंट आर्म प्रोडक्शन। दूसरी बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टडी जो है एक सिप्री का रिपोर्ट आया है जिसमें पूरे वर्ल्ड का बारे में बात करता है, कौन सी कंट्री कितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रही है। उसी में है सिप्री। द स्टडी वाज रिलीज्ड बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कभी कभी आपका इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है अगर एग्जाम में देखा जाए कि व्हाट इज दिस एस स्टैंड्स इन सिप्री और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिप्री। सो सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज अ वाइडली रिस्पेक्टेड इंडिपेंडेंट रिसोर्स ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी। ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में कौन सा कंट्री कितना इंपोर्ट कर रहा है, जैसे बहुत से डाटा होता है ना, एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे जब एक रैंक वाइज देखा जाए तो ये कौन करता है, सिप्री इसका सारा डाटा निकालता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि जिससे बता रहा है कि इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री।
Now there are 12 countries in the study were selected because they have the highest military spending in the region. हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कर रहे हैं इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। जैसा कि मैंने बताया, इंडो पैसिफिक रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से व्यू से देखा जाए, ठीक है। जिसमें जो कौन से कंट्री है, एक ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, ठीक है, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम। आपने पिछले वीडियोस कुछ देखे होंगे जिसमें मैंने बात किया है इंडिया वियतनाम इश्यूज, ठीक है, इंडिया वियतनाम का जो रिलेशन है वो बात किया हम लोगों ने, चाइना ताइवान का इशू के बारे में बात किया, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारे बात किया। और जैसे कि क्वाड हो या जो भी अलायंस है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का, ये सारे अलायंस और जो ग्रुपिंग बन रहे हैं ये इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर ही बन रहे हैं। तो ये सारे जो कंट्री आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, दे आर डूइंग मोर एक्सपेंडिचर, इन सारे कंट्री ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपने डिफेंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। रिजल्ट में देखा जाए, अभी जो रिजल्ट आया है इस रिपोर्ट का, उसमें बताया गया है कि चाइना टॉप्स द लिस्ट, चाइना सबसे नंबर 1 है, मतलब चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है किसमें, डिफेंस के सेक्टर में। जापान इज द सेकेंड, साउथ कोरिया इज द थर्ड प्लेस एंड पाकिस्तान इज द नंबर 8। तो इससे हमें कंपैरिजन मिल गया कि इंडिया का आउट ऑफ द 12 कंट्री में इंडिया का रैंक 4 है, और इंडिया से जो टॉप जो आगे 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं, एक तो है चाइना, फिर जापान सेकंड नंबर पे, फिर साउथ कोरिया, 4th नंबर पे इंडिया आता है। और इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है लाइक पाकिस्तान, हमारे जो वो नंबर 8 में है। सो चाइना वॉज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन 2016-20। सिप्री का ही रिपोर्ट बताता है कि 2016-20 में जब एक लिस्ट आया था जिसमें बताया गया था कि वर्ल्ड के टॉप आर्म्स इंपोर्टर कौन कौन से हैं, उस केस में उस रिपोर्ट में 2016-20 में जो चाइना था वो वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट था। मतलब सोचिए 2016 और के बाद से ये जो रिपोर्ट है उसमें पता चला है कि चाइना इज डूइंग मोर एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सेक्टर, मतलब कि इंपोर्ट ना करके वो खुद के प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 में टॉप 10 कंट्री लिस्ट रैंकिंग मिलिट्री स्पेंडिंग। सो यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे US डॉलर बिलियन में दिया गया है। परसेंटेज ऑफ GDP एक अंदाजा आपको मिल जाएगा, इंडिया इज डूइंग 2.7%, चाइना इज 1.7 और यूनाइटेड स्टेट 3.5%। ये पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये है आपका इंडो पैसिफिक रीजन स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि टॉप कंट्री अभी जो एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा कर रहा वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट का हेजमनी ज़्यादा रहता है वर्ल्ड में पॉलिटिक्स में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट सिर्फ एक्सपेंडिचर पे नहीं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ज़्यादा खर्चा करता है, इसलिए उसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि वर्ल्ड से आप कंपेयर कर सकते हैं स्टेटस क्या है। और रिसेंट का जो है आर्म एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मिलिट्री स्पेंडिंग इन इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन का अगर डाटा देखें तो इसमें हमको सबसे पहले मिलता है एक्सपोर्टर रैंक, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट कर रहा आर्म्स, ये सारे लिस्ट हैं 12 कंट्रीज के, और इसमें सबसे जो नंबर 1 पे आ रहा है वो चाइना है। चाइना मीन्स मोर एक्सपोर्टर, ये इंडो पैसिफिक रीजन में जितने 12 कंट्रीज हैं उसमें चाइना इज एक्सपोर्टिंग मोर आर्म्स एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सेकेंड रैंक की बात करें तो साउथ कोरिया सेकेंड रैंक में आता है एक्सपोर्ट के मामले में, आर्म्स एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा, ठीक है। वही इंपोर्ट में देखा जाए तो चाइना इज नंबर 3rd, ओके, चाइना इज नंबर 3rd, मीन चाइना तीसरे स्थान पर आता है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, मतलब बाहर से कोई सामान को खरीदना, ठीक है, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है। इंडिया का रैंक जो है एक्सपोर्ट के मामले में 4th है और इंपोर्ट के मामले में 1 है। इसका मतलब इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ठीक है, और एक्सपोर्ट मतलब हम सामान जो है रिसेंटली जो आपको देखे थे कि हम लोगों ने आर्मेनिया से एक आर्म्स डील साइन किया था, फिलीपींस को हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल बेचा, तो जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें इंडिया का रैंक 4 है और जो इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया का रैंक 1 है। तो कहीं ना कहीं हमें अपना जो इंपोर्ट है उसको डिक्रीज करना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट बना सके और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। एक्सपोर्ट में अगर रैंक 1 आता है तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारा कंट्री क्या होगा, एक तो एक्सपोर्ट करेंगे तो डिफेंस हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो हम वी विल अर्न इन फॉरेन एक्सचेंज, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर, और हमें एक इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। दैट्स वाई वी हैव टू डू मोर एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट सप्लायर के बारे में, अगर वर्ल्ड के बारे में देखा जाए तो यूएस जो है इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है इन 2021 में, और रैंक के मामले में देखा जाए तो रसिया इज फर्स्ट रैंक, ठीक है। तो ये रिपोर्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि इंडिया का आपको याद रखना है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में रैंक कितना आ रहा है,
ओके, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं इंडिया के स्पेसिफिक के बारे में कि इंडिया क्या करता है। इंडिया इज रैंक्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स फॉर इट्स आर्म्ड फोर्सेज इन 2016-20। चाइना कितना रैंक था, फिफ्थ था, ठीक है। यहाँ पर इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब कहने का मतलब है कि रैंक से दिस इज अ नेगेटिव इफेक्ट। एक हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा, इसका मतलब है कि हम ज़्यादा ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज करने में। तो हमें इसको कैसे बचना है, हमको सेल्फ रिलायंट बनने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हमें अपने टेक्नोलॉजी, अपने रॉ मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, स्किलिंग करना होगा जितने भी मैन पावर्स हैं, ताकि हम जो वर्ल्ड के इंटरनेशनल डिफेंस है उससे हम लोग अपने क्वालिटी को मैच कर सके, ठीक है। India is highly dependent on imports of complete foreign major arms, including many produced under the license or as component of domestic production. ठीक है। Third important of India's total volume procurement in 2016-20, 84% was foreign origin, ठीक है। 84% जो हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट दैट इज फॉरेन ओरिजिन, फॉरेन से हम लोग परचेज करते हैं। डोमेस्टिक आर्म्स कंपनीज प्रोवाइड ओनली 16% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट। हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो कि आर्म्स और डिफेंस को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका सिर्फ 16% ही कंट्रीब्यूशन है। Now, what are the Indian companies that promoting or that are engaged in production of different types of defense? So first आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजगांव डॉक्स एंड कोचिन शिपयार्ड आर अमंग द मेजर इंडियन आर्म्स सर्विसिंग कंपनीज। सेकेंड में देखते हैं अशोक लेलैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ट्रक्स टू द इंडियन आर्मी, इज द ओनली कंपनी रैंक द टॉप 50 in the Indo-Pacific region. Very important for your exam point of view. They can ask you such a factual question. Okay, now we'll move into next important current affair topic is Indian Astronomical Observatory. This is important for science and technology. Okay, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है। सो रिसेंटली इंडिया में क्या ये न्यूज़ में क्यों है, इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, ओके, इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व is set to come up in Hanel, Ladakh by the end of the year. So Hanel is the one location in Ladakh, okay, and by the end of the year. ना लोकेशन देख लेते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है। तो ये आप देखिए, यही इंडिया का जो फर्स्ट आपका से डार्क स्काई रिजर्व है, ओके, एंड दिस इज द लोकेशन हैनल, ओके। और ये काफ़ी आप सेंसिटिव एरिया देख सकते हैं क्योंकि दिस इज द बॉर्डर विथ चाइना और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आता है इंडिया का, और दैट्स वाई सेटअप ऑफ दिस डार्क स्काई रिजर्व और ऑब्जर्वेटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लोकेशन के बारे में बात करेंगे, यहीं पर क्यों चुना गया इसको लगाने का, तो इसके पीछे भी सम जोग्राफिकल रीजन है, वो भी हम लोग देख लेंगे अच्छा से। सो अबाउट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये है क्या। So Indian Astronomical Observatory is one of the world's highest observatories. वर्ल्ड हाइस्ट ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि आपको पता है लद्दाख इज कम्प्लीटली अ माउंटेनियस एरिया है, काफ़ी माउंटेन एरिया है, वहाँ पर हिमालय रेंजेस हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो भी अगर सेटअप होगा दैट विल बी एट वेरी ग्रेट हाइट, ओके। एंड ग्रेट हाइट पे होने से क्या होता है कि क्लाउडलेस रहता है उस जगह पे, क्लाउडलेस होने से ये जो फंक्शन है दैट विल बी वर्क इन सच एन इन्वायरमेंट। सो इट इज़ लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 14.8 K, मतलब 14,800 feet in the Hanel, Ladakh. It will be come up within the चंगदांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो पूछा जा सकता है कि इसके आसपास कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर में आता है ये, तो ये आता है चंगदांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपको पता होगा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आते हैं हमारे कंट्री का। सो लद्दाख इज ऑल्सो आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेटरीज एंड डार्क स्काई साइट्स बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज एरिड एरिया। इट्स वेरी कोल्ड डेजर्ट में आता है, काराकोरम रेंज के आसपास है, डार्क एरियाज में आता है, एंड हाई एलिवेशन, एक तो हाइट बहुत ज़्यादा है, एंड स्पार्स पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस। तो पॉपुलेशन लेस होने से मतलब ये है कि वहाँ पर एक तो पॉल्यूशन लेवल नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पर पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगे तो उस जगह पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा, और जो हमारा प्रिंसिपल है, जो चीज़ हमको देखना है स्काई से जो ऑब्जर्वेटरी करना है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। Now, this is the Department of Science and Technology and Indian Institute of Astrophysics in Bangalore. याद रही कहाँ पर है, बेंगलुरु में, कौन सा, Indian Institute of Astrophysics, okay, is providing support for the facility। तो ये कंपनी जो है इसको पूरा सेटअप करा रही है, इसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी यूज होंगे फॉर ऑब्जर्वेटरी के लिए ये सारे ये करा रहे हैं।
सो ऐसे जो डार्क रिजर्व है वो पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? इंडिया में तो फर्स्ट है, लेकिन वर्ल्ड में कितने हैं ये जानना है। एट प्रेजेंट देयर आर 20 डार्क स्काई रिजर्व अराउंड द वर्ल्ड, 7 इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ओके यूनाइटेड किंगडम में 7 है, 4 इन फ्रांस, ओके 2 ईच इन द यूएसए एंड जर्मनी, सो यूएसए एंड जर्मनी में 2-2 हैं, 1 ईच न्यूजीलैंड, कनाडा, नामीबिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज में एक एक हैं और इंडिया भी इस लिस्ट में आ गया है। तो इससे हम कह सकते हैं इंडिया का जो देखिए कितना अच्छा से इंडिया का मतलब डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही लोकेशन है डार्क स्काई, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी देख रहे हैं, देख कितना क्लियर स्काई से दिख रहा है। यहाँ पर मतलब कोई आपको पॉल्यूशन फॉग वगैरह दिखेगा नहीं। तो इससे जो हमारा जो टारगेट है ऑब्जर्वेटरी करने का, दैट विल बी अचीव वेरी इजीली। ठीक है, सो व्हाट इज डार्क स्काई रिजर्व? डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है? सो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन डिफाइंस इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व एज अ पब्लिक और प्राइवेट लैंड। एक पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट लैंड हो सकता है ऑफ सब्सटेंशियल साइज, उसका साइज यानी 700 स्क्वायर किलोमीटर और अबाउट 1,73,000 एकड़, इतना बड़ा लैंड होना चाहिए। पोसेसिंग एन एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश क्वालिटी ऑफ स्टारी नाइट्स होना चाहिए, स्टार्स होना चाहिए, एंड नॉक्टर्नल इन्वायरमेंट। जिसमें नॉक्टर्नल इन्वायरमेंट मीन्स वी कैन इजिली वॉच okay in night time, okay, and that is specifically protected for its scientific, natural, educational, cultural heritage and or public enjoyment, and that is only protect for a such type of things। इसका कुछ टारगेट्स होते हैं। तो वैसे लैंड जहाँ पर यू कैन इजिली एंजॉय दी नाइट्स, ओके, जो आप बहुत अच्छा से खुले आसमान को देख सकते हैं, स्टारी नाइट्स हो, ओके, तो वैसी जगह को हम लोग डार्क स्काई रिजर्व कहते हैं। डार्क स्काई रिजर्व रिक्वायर अ कोर एरिया, इसमें कोर एरिया होता है, जैसे कि आप कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया देखते हैं, टाइगर रिजर्व हो या नेशनल पार्क में कोर एरिया होता है। इट ऑल्सो हैव कोर एरिया दैट हैज क्लियर स्काई विदाउट एनी लाइट पॉल्यूशन, कोई भी लाइट पॉल्यूशन होना चाहिए, विच कैन इनेबल टेलीस्कोप टू सी द स्काई इन इट्स नेचुरल डार्कनेस, टू सी स्काई इन इट्स नेचुरल डार्कनेस एंड बी एबल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट इज हैपन इन स्काई। ओके, दूसरी बात हम लोग कहते हैं, थर्ड न्यूज में आ जाते हैं। यहां पर है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग इन NTL फॉर गर्ल्स, बेटियां बने कौशल। तो यहां पर एक नया गवर्नमेंट इनिशिएटिव आ गया है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कह सकते हैं, या स्किलिंग ऑफ गर्ल्स, ओके, एडोलसेंट गर्ल्स जो है उनको स्किलिंग करने का। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल्स, बेटियां बने कौशल। ओके, तो यहां पर ये कब बेटियां बने कौशल विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन अक्टूबर 11, 2022, अक्टूबर 11, 2022 को ऑर्गेनाइज होने वाला है। ठीक है, और इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका इनिशिएटिव क्यों हुआ है। द नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड अंडर द इंडियन गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। आपको याद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे कंट्री में जो सेक्स रेशियो है मेल फीमेल का वो बहुत ही कम हो गया था। फीमेल फोर्टिसाइड ज़्यादा होने लगे थे, बच्चियाँ का मतलब ज़्यादा मतलब लोग नहीं चाहते थे लाना, और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स रेशियो में डिफरेंस आ गया। तो गवर्नमेंट ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एम्पावरमेंट करना वीमेन को, इनको स्किलिंग कराना। ठीक है, उसके इनिशिएटिव था ये। इट विल बी ऑर्गेनाइज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑन अक्टूबर 11। अक्टूबर 11 को हम लोग बनाते हैं कौन सा इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड। द पर्पस ऑफ द बेटी बनाई कौशल इज टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन, its collaboration between different government department and ministries, different government department ministries का collaboration होना चाहिए, जिससे कि ये इन सब का टारगेट एक है, मिनिस्ट्री अलग अलग, बट दियर टारगेट वन टू अचीव द गोल। गोल अचीव करना है कि इनको एम्पावरमेंट करना है, इनको एजुकेट करना है, इनको स्किलिंग करना है। ठीक है, टुवर्ड्स द स्किल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स इन इंडिया, उनको गर्ल्स इन इंडिया को स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना है। दिस इवेंट विल ऑल्सो एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ बूस्टिंग capacity and skills of girls in STEM. What is STEM stand here? STEM stand here in 4 areas. Science, okay, science में strong करना, technology, engineering and mathematics. Okay, STEM, ये 4 areas. In 4 field to increases their participation in related professionals and research, so that they will able to understand the research and development. जो science है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, इस सारे जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे कंट्री में आ रहे हैं, इन सबको ये अंडरस्टैंड करें, इंजीनियरिंग में फोकस करें। ठीक है, एंड द मैथमेटिक्स। सो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये आया था। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर हम लोग आज का क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
एक नए करंट अफेयर के साथ। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।